मुझे पता है यार तुम्हारे माइंड में भी चल रहा होगा कि भैया मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर अच्छा गया, बिजनेस स्टडीज का पेपर भी अच्छा गया, ऑप्शनल का पेपर अच्छा भी गया और इंग्लिश का पेपर भी ठीक ठाक गया। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अकाउंट्स का पेपर है ना, ये मेरे ओवरऑल स्कोरिंग को बहुत ज्यादा खराब करने वाला है। एंड ऑनेस्टली ये हर एक कॉमर्स के बच्चे का डर होता है, या उसको ऐसा लगता है, चाहे वो टॉपर बच्चा हो या चाहे वो बच्चा हो जो लास्ट मोमेंट पे आके पढ़ रहा हो। एंड इसका ना एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि कभी कभी कुछ चीजें ना हमें टाइम के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, बिकॉज जितना हम उसके बारे में ओवरथिंक करेंगे ना, उतना ही हम अपने आप को प्रॉब्लम में डालेंगे। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल के अंदर है एंड हमें उस पर फोकस करने की जरूरत है, सो दैट हम अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके। ऑब्वियसली यार हम कुछ ऐसा करें ताकि मैं अगर 40 मार्क्स का पढ़ के जा रहा हूं तो एटलीस्ट मैं 40 मार्क्स सिक्योर करूं या उससे ज्यादा ही करूं थोड़ा। अगर मैं 60 मार्क्स का पढ़ के जा रहा हूं तो एटलीस्ट मैं 60 मार्क्स सिक्योर करूं या इनफैक्ट उससे थोड़ा ज्यादा ही करूं। ये रहना चाहिए हमारा टारगेट, ना कि उन चीजों पर फोकस करना जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। एंड इसलिए मैं एक 1-to-1 टॉक करने आया हूं, एक बेसिक कॉन्वर्सेशन रखने आया हूं, बहुत छोटी रखूंगा, जिससे तुम कल अपने अकाउंट्स के पेपर में मैक्सिमम आउटपुट खींच सको और कहीं ना कहीं जितना तुम डिजर्व करते हो उतना तुम अचीव करो। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि नेवर स्टिक टू अ क्वेश्चन, बिकॉज अकाउंट्स या किसी भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की खासियत ये होती है कि तुम्हें इसमें स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते हैं। मतलब अगर तुम कल के पेपर में सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर तुम वो बाय बैलेंस पीडी लिखोगे ना, कैपिटल का बैलेंस जो तुम्हें बैलेंस शीट में दिया रहता है उसके भी तुम्हें नंबर मिलते हैं। अगर तुम रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उस चीज के भी तुम्हें नंबर मिलते हैं। अगर तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिक फॉर्मेट बना के आ जाओगे, उसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस लिख के आ जाओगे, तुम्हें उस चीज के भी नंबर मिलेंगे। अगर इशू ऑफ शेयर्स में तुम बेसिक जनरल एंट्रीज या फोरफीट करने की जो बेसिक जनरल एंट्रीज होती है, रीइशू की जनरल एंट्रीज होती है, उसको लिख के आओगे तो उसके नंबर तुम्हें मिलेंगे, चाहे तुम्हारी न्यूमेरिकल वैल्यू सही है या नहीं। और इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूं कि किसी भी एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा देर स्टिक करने की जरूरत नहीं है फॉर फाइंडिंग द फाइनल आंसर, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया या फिर बड़ा वाला क्वेश्चन हो गया। बिकॉज अगर तुम उस एक बैलेंस शीट को मैच करने के चक्कर में या उस कैश फ्लो स्टेटमेंट के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को बैलेंस के मैच करने के चक्कर में या उस एक कैपिटल रिजर्व के अमाउंट को ढूंढ के चक्कर में अगर तुमने बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया या बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया, तो उससे तुम्हारी ओवरऑल स्कोरिंग ही खराब होगी। पहली चीज तो ये होगी कि तुम ऐसे करके बाकी सारे क्वेश्चन से भी नंबर सिक्योर कर सकते थे। एंड अगर तुम एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करोगे तो तुम्हारे मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा पेपर को टाइम पे कंप्लीट करने का। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि किसी भी एक क्वेश्चन के ऊपर फाइनल आंसर ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो। थोड़ा सोचना है, लगता है कि थोड़ा 1-2 मिनट और सोच लिया, अगर टाइम मिल जाएगा आंसर ढूंढ लो। बट एक मोमेंट आता है जब हमें पता चल जाता है कि यार अब जो मैं कर रहा हूं ना, अब जो मैं फालतू में सोच रहा हूं, ये सिर्फ मेरा फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है। एंड उस एग्जैक्ट मोमेंट पे तुम्हें उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। तुम्हें उसके जितने नंबर डिजर्व करते हैं तुम्हें मिल चुके हैं। एक बार जब पेपर कंप्लीट हो जाए, जब रिवीजन करने आओगे, तब वहां पे मैच करने का ट्राई करना है। बट उस मोमेंट पे प्लीज उस क्वेश्चन को वहां पे छोड़ दो। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में ये आता होगा कि भैया आपने बोला कि उस क्वेश्चन को छोड़ दो या इतना इससे ज्यादा टाइम मत दो, तो भैया एक क्वेश्चन को करने का कितना टाइम हमें देना चाहिए? देखो ये ना एक बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है, हर कोई इसको अलग तरीके से बताता है। लाइक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ यार। मैंने जब 12th करी थी तो मैंने हमेशा टारगेट रखा था कि मेरे पास जितने नंबर का भी क्वेश्चन आ रहा है उसको मैं 1.5x टाइम पे कंप्लीट करूं। अगर मेरे पास 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो मैं उसको 9 से 10 मिनट का कंप्लीट करने का टारगेट रखूं। एंड ऑनेस्टली ये फिर से बोलूंगा सब्जेक्टिव टॉपिक है, हर किसी के लिए डिफर करता है। कोई बोलता है 2x टाइम पे करो, कोई बोलता है जिसमें कंफर्टेबल हो उस पे करो। बट इसलिए तुम्हें सिर्फ एक एडवाइस में देना चाहूंगा कि किसी भी क्वेश्चन में ना डबल टाइम से ज्यादा देने का ट्राई मत करना, 2x टाइम से ज्यादा देने का ट्राई मत करना, स्पेशली बड़े वाले क्वेश्चन पे। एंड इसका सिंपल सा लॉजिक ये है, तुम एक बार खुद सोच के देखो, तुम्हारा पूरा पेपर 80 मार्क्स का है और तुम डबल टाइम उसमें देके आ रहे हो हर एक क्वेश्चन पे, तो तुम्हारा 160 मिनट लगेगा। दैट मींस 2 घंटे 40 मिनट प्लस एरर टाइम अगर मैं जोड़ू तो शायद तुम्हारा पेपर टाइम पे कंप्लीट ना हो पाएगा, तुम उससे एक्स्ट्रा टाइम देना चालू करोगे। सो किसी भी क्वेश्चन में 2x से ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, स्पेशली बड़े वाले क्वेश्चंस के अंदर। जितना आया उस टाइम पे छोड़ दो, या अगर लगता है कि थोड़ा और सोचूंगा, मतलब कर लूंगा 1-2 मिनट के अंदर, तो आगे पीछे कर लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, इसमें एमसीक्यूज में ऑब्वियसली बात है एक्सेप्शंस आ जाते हैं यार, कि किसी एमसीक्यू में थोड़ा 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, बट फिर वो कंपनसेट हो जाता है कुछ एमसीक्यूज में जिसमें तुम्हारे पास डायरेक्ट आंसर्स होते हैं। बॉस पूछा होता है इसकी जनरल एंट्री बताओ, तो वो तुम्हारे 10-15 सेकंड के अंदर भी हो जाता है, तो वो चीज कंपनसेट हो जाती है। तो बस एक एडवाइस मुझसे लेना, अगर तुम इस वीडियो से लेना चाहते हो, कि किसी भी क्वेश्चन में डबल टाइम से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज ये है कि जो वर्किंग नोट है ना, उसको एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, एक कंफर्ट की तरह देखो। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है वर्किंग नोट से बहुत ज्यादा डरते हैं, उनको लगता है क्या घिचपिच करने जाऊं, सीधे आंसर लिखो। यार देखो, पहली चीज मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं कि तुम्हें वर्किंग नोट के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एंड वर्किंग नोट की कोई एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं होता है कि इसमें ऐसे लिखना होता है, यही करना होता है। वो सिर्फ ये पोर्ट्रे करता है कि तुमने पेपर में चीटिंग नहीं करी है, तो जो भी स्टेप्स तुम परफॉर्म करे उसके अंदर लिख दो। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि क्या भैया वर्किंग नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं? देखो, इसका आंसर है वर्किंग नोट्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे तुम्हारा वो इस बार पार्टनरशिप में जो पास एजुकेशन वाला क्वेश्चन आया है, उसमें जो तुम्हारी मेन जनरल एंट्री जो आंसर है उसका मात्र 1 नंबर मिलता है, और जो वर्किंग नोट पे तुम कैलकुलेशन करते हो कि कैसे वो आंसर आया, उसके तुम्हें 2 नंबर मिलते हैं।
तो वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट होता है, बट उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता कि तुम्हें इसी तरीके से करना है। जो भी तुम कर रहे हो, अगर मान लो तुम सैक्रिफाइसिंग रेशियो तुमने कैलकुलेट करा, तो नीचे लिख दो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और उसको कैलकुलेट करके लिख दो, दैट्स इट। कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज तो नहीं है ना। तो इसको एक कंफर्ट की तरह देखो यार, जो तुम रफ कैलकुलेशन पीछे करते हो उसको नीचे वर्किंग नोट पे कर दो, ताकि टीचर को भी दिख सके कि तुमने उसमें चीटिंग नहीं करी है। मुझे पता है मैं तेज बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं इस वीडियो को बहुत छोटा रखना चाहता हूं, एंड दैट इज व्हाई द सेकंड पॉइंट इज कि वर्किंग नोट को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, एक कंफर्ट जोन की तरह देखो। उसके बाद जरूरी नहीं है कि सीबीएसई ने जो तुम्हें आंसर शीट में फॉर्मेट रिकमेंड करा है तुम उस पर स्टिक करो। अगर तुम उस पर कंफर्टेबल नहीं हो, अगर तुमने पूरे साल उस पर प्रैक्टिस नहीं करी है, या तुम्हें उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जरूरी नहीं है तुम उसको फॉलो करो। देखो तुम्हें भी पता है तुम्हारी 32 पेज की आंसर शीट आने वाली है, जिसमें तुम्हारे पास जो स्टार्टिंग के 16 पन्ने रहेंगे वो नॉर्मल जो तुम्हारी कॉपी वाले पन्ने होते हैं उसके रहने वाले हैं, और बचे हुए 16 पन्ने में तुम्हारे पास जर्नल और लेजर के पन्ने बने हुए आएंगे, जिसमें से 8 पन्ने जर्नल के होने वाले हैं और 8 पन्ने लेजर के होने वाले हैं। बहुत बच्चों को डर लगता है कि भैया अगर मैं खुद से फॉर्मेट बनाऊंगा तो 16 पन्नों में कैसे कंप्लीट करूंगा। बॉस एक्स्ट्रा शीट मांग लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुमने पैसे दिए हैं, कोई उसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। एंड मैं तुम्हें एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर तुमने सोच ही लिया है कि मुझे सीबीएसई के फॉर्मेट पे स्टिक करना है जो मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो उस केस में ना बस एक चीज इंश्योर करना कि जब भी तुम कोई क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो तुमने 16वां क्वेश्चन करा और तुम उसका आंसर पीछे कर रहे हो, तो वहां पे हमेशा लिखो रेफर टू पेज नंबर 17, 18, 19, जो भी तुम लिख रहे हो उसको हमेशा वहां पे लिखो, बिकॉज एग्जामिनर का कंफर्ट ही तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए पेपर देते वक्त। एंड मैं तुम्हें ये भी रिकमेंड करूंगा यार कि ट्राई करना जो पीछे वाले फॉर्मेट दिए जो तुम्हें ऑलरेडी है उसमें सिर्फ फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस करने का ट्राई करना। जैसे शेयर्स का पूरी सारी एंट्रीज करनी होती है उसको करने का ट्राई करना। जो छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे तुम जनरल एंट्रीज तो करनी होती है बट एक या दो ही होती है, जैसे तुम्हारा पास्ट एडजस्टमेंट का जो क्वेश्चन होता है उसमें तुम्हें एक ही जनरल एंट्री करनी होती है, तो तुम उसको बेसिक वाले पन्ने के अंदर कर लेना। ज्यादा मतलब फिर एक जनरल एंट्री के तुम उसको वहां ले जाओगे, फिर वर्किंग नोट यहाँ पे करोगे तो वो थोड़ा सा भसड़ लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़े क्वेश्चंस तुम उसमें कर लेना और जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसको उसी नॉर्मल पन्ने के अंदर कर लेना, क्योंकि ज्यादा स्पेस खाएंगे नहीं, तो मतलब निकल जाएगा बढ़िया पेपर। यही मेरा सिर्फ पॉइंट है, बाकी जरूरी नहीं है तुम इसको फॉलो करो। मैं फिर से बोलूंगा ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज है कि अवॉइड यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स। एंड मेरी ना एक बहुत बुरी आदत थी कि मैं अकाउंट्स के पेपर के अंदर बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म यूज करता था। मैं यहाँ पे कहीं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अपने प्रीबोर्ड के आंसर शीट का, तो तुम्हें वहां दिख जाएगा कि ये मेरी बहुत बुरी आदत थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यार, बाय बैलेंस बीडी को मैं बाय BALBD लिख के आता था, या फिर पर्टिकुलर्स को मैं सिर्फ PAR लिख के आता था। एक चैप्टर था यार एनपीओ जो तुम्हारा इस बार कट चुका है, उसके अंदर एक टॉपिक आता था सब्सक्रिप्शन, तो ऐसे कैलकुलेट करने के लिए हमें लिखना पड़ता था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, तो उसमें मैं OSPY लिख देता था। तो ये चीजें ना मतलब मैं इंटेंशनली नहीं करता था, वो मेरी आदत लग चुकी थी। एंड मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि प्लीज ये शॉर्ट फॉर्म्स मत लिख के आना, बिकॉज इससे क्या होता है ना, सिंपल सा लॉजिक ये है कि इससे तुम्हारे आधे आधे मार्क्स कटते हैं। तो अगर तुम 94 95 पे खेल रहे हो तो तुम्हें ये 100 स्कोर पहुंचने से रोकेगा, और अगर तुम सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो तुम्हें 24 से खींचने में मदद करेगा, बिकॉज अगर तुम्हारे आधे आधे मार्क्स यहाँ पे तुम्हें मिलेंगे तो तुम पासिंग मार्क्स इससे सिक्योर कर सकते हो। तो जस्ट वांटेड टू मेक श्योर यार कि इन छोटी छोटी शॉर्ट फॉर्म्स को यूज करने का ट्राई मत करना, एंड इवेंचुअली तुम्हें दिखेगा जितना स्कोर तुम एक्सपेक्ट करो उससे तुम्हारा ज्यादा ही आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टार्टिंग से ना स्पीड मेंटेन करते हुए चलना, बिकॉज बच्चे करते क्या, स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे लिखना चालू करते हैं, जब माइंड फ्रेश होता है तो बहुत धीरे धीरे लिखेंगे, फिर लास्ट में आके बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा, फिर लास्ट में आके बोलेंगे भैया पेपर छूट गया। एंड उसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि स्टार्टिंग से एक डिसेंट स्पीड मेंटेन करते हुए चलना। और एक पर्सनल एडवाइस तुम्हें दूंगा यार कि हैंडराइटिंग पे ना बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। डिसेंट हैंडराइटिंग बनाना, या डिसेंट हैंडराइटिंग से भी थोड़ी गंदी हैंडराइटिंग बनाना चलेगा। अकाउंट्स का पेपर है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ज्यादा हैंडराइटिंग पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि तुम पेपर को टाइम पे कंप्लीट कर सको, पेपर कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। मतलब बच्चों को डर लगता है कि भैया अकाउंट्स का पेपर छूटेगा, नहीं छूटेगा। बस स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करते हुए चलना, और किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम मत देना, तुम्हारा पेपर नहीं छूटेगा, टाइम पे कंप्लीट हो जाए। नाउ अ स्मॉल कॉन्वर्सेशन विद दो स्टूडेंट्स जिनने अपने हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में या किसी भी टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करा है, 70+, 75+ आउट ऑफ 80, या वो टॉपर की कैटेगरी में आते हैं। एंड मैं समझता हूँ यार तुम्हारे ऊपर ना एक अलग ही स्ट्रेस होता है उस 95 का, 96 का, सबकी एक्सपेक्टेशंस का। मैं तुम्हें बताता हूँ यार, तुम्हें ना इस चीज की बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो ये CUET है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये इसी चीज के लिए लाया गया है। मतलब हाँ, इस चीज के लिए भी लाया गया कि ऑब्वियसली यार हर बोर्ड की चेकिंग अलग होती है, हर बोर्ड का पेपर अलग होता है, तो उसकी एक मार्कशीट से हम कॉलेज के एडमिशन को कैसे डिसाइड कर सकते हैं, उसके लिए भी लाया गया है। एंड इसलिए भी लाया गया है ताकि ये जो 97, 98, 99 की रैट रेस है ना, कि यार एक 1% जो है, कि मेरा 1% जो एडमिशन रह गया, इसको खत्म करने के लिए लाया है। तो तुम्हें ना इसकी इतनी ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपना बेस्ट देके आना है। इनफैक्ट हर किसी को अपना बेस्ट देके आना है ना। बात करते हैं उन बच्चों की जो बिल्कुल फेल होने की कैटेगरी में या फिर जस्ट पास होने के लिए लड़े। पहली चीज, ठीक है, तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हारी गलती थी, तुम इस चीज के लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल हो कि तुमने पूरे साल नहीं पढ़ा, या जो भी तुम्हारा रीजन था तुमने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। दैट इज फर्स्ट थिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये ना। दूसरी चीज ये है ना कि हाँ यार, सीबीएसई में तुम्हें ग्रेस मार्किंग मिलती है। मतलब अगर तुम्हारे 24 मार्क्स आ रहे हैं, 23 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो तुम्हें जस्ट पास कर सकते हैं। ऑब्वियसली यार मुझे कोई कॉपी चेकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, बट अपने टाइम पे मैंने जब स्कूल टीचर से अपने पूछा था, सबने ये बोला था कि हाँ
ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि किसी भी टीचर को अच्छा नहीं लगता तुम्हें फेल करके, किसी भी टीचर को अच्छी नींद नहीं आती तुम्हारे फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करके, वो देना चाहते हैं तुम्हें नंबर। तो तुम बेसिक चीजें प्लीज जरूर करके आना, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट बनाने का हुआ, बेसिक कैलकुलेशन हो गया, बेसिक फॉर्मुला हो गया या बेसिक फॉर्मेट्स हो गए, प्लीज उसको बनाने आना, बिकॉज उससे तुम्हें नंबर मिलेंगे। एंड उसके बाद जब तुम्हारा वो एक बार पेपर हो जाए ना, तुम्हें पता चल जाए कि हाँ यार मैं जस्ट पास होने वाला हूँ, उसके बाद जो 1 से 2 महीने का स्पैन होगा ना ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, उस पे ना बिल्कुल रगड़ देना और एक टॉप कॉलेज को सिक्योर कर लेना। तुमसे कोई नहीं पूछने वाला कि तुमने 12वीं में कितना स्कोर करा, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज तुम्हारे ऊपर वो ठप्पा लग चुका होगा कि यार मैं इस टॉपर वाले कॉलेज का हूं या इस टॉप कॉलेज का हूं। उसके बाद तुम्हारी 12वीं की कोई वैल्यू नहीं रहने वाली अगर तुमने एक अच्छा कॉलेज सिक्योर कर लिया। बट जब वो पेपर खत्म हो जाए ना, उसके बाद जो 1 से 2 महीने का ग्राइंड होगा ना, वो तुम्हारे जितने भी तुमने अभी तक रिग्रेट जनरेट करे उसको सब डिस्ट्रॉय कर दे। तो कल के पेपर में अपना बेस्ट देकर आना, जितना हो सके एमसीक्यू से मार्क्स सिक्योर करने का ट्राई करना, और अगर किसी का आंसर नहीं आता अपने गट फीलिंग पे बेसिस पे करने का ट्राई करना। मैं नहीं करूंगा प्रमोट चीटिंग, बिकॉज करके देखा तो फिर अच्छा रिस्पांस नहीं मिला उस चीज का। तो अपने गट फीलिंग के बेसिस पे करने का बिल्कुल ट्राई करना। रिवैल्यूएशन अकाउंट तुमने बनाना सीख लिया होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बेसिक चीजें जरूर बना के जाना। वो सब हेडिंग वाले वो जो क्वेश्चन होते हैं उसको जरूर अटेम्प्ट करना। साथ ही में वो रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है वो भी बहुत ईजी होता है बनाना, उसको करके आना। एंड इवेंचुअली यार तुम पास हो जाओगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है सीबीएसई में पास होना, और टीचर तुम्हें पास करेगा अगर तुम लिख के आओगे कुछ ना कुछ, जो तुमने स्कूल में पढ़ा होगा पूरे साल, कुछ भी पढ़ा होगा उसको जरूर लिख के आना। ट्रस्ट मी बॉस, तुम पास हो जाओगे। इतना ही रखता हूँ इस वीडियो को यार। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ अगर तुम कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा क्या रिजल्ट आ रहा है, मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि तुमने अपना बेस्ट दिया या नहीं। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मुझे पता है मैंने इस वीडियो में बहुत ही तेज बोला, बट वो जरूरत थी, अभी बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा शायद अभी भी, बट इतना ही बोलूंगा कि अपना बेस्ट देकर आओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।